क्वेश्चन है what are displacement reactions and what are the types of displacement reactions, explain with examples। समझते हैं एकदम सिंपल एंड इजी लैंग्वेज। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने के लिए आपको पहले तो रिएक्टिविटी सीरीज याद करना होगा। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स अगर आपको याद है तो आप ये क्वेश्चन समझ पाओगे, क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और अगर ये चीज याद नहीं है आपको तो आप नहीं कर पाओगे, एज सिंपल एज दैट। तो इसी के लिए इसी प्लेलिस्ट में इस वीडियो से पहले वाला वीडियो जो है उस वीडियो में मैंने डिटेल्स में बताया आपको कि रिएक्टिविटी सीरीज कैसे याद रखना है। देखो ये थंबनेल है, हाउ टू रिमेंबर द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स विथ रट्टा मारने का ट्रिक। एकदम इजी करके समझाया हूं मैं उसमें कि इस सीरीज को कैसे याद रखें, किस मेटल का क्या सिंबल है कैसे याद रखें। और मैंने कुछ एक्सरसाइजेस भी करवाए उसमें उस वीडियो में, जिनको आप अगर ऑनेस्टली करोगे तो बहुत इजीली आपको ये पूरा सीरीज याद हो जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले वो वीडियो देख के आओ, इस प्लेलिस्ट में जस्ट इस वीडियो से पहले ही है, उस वीडियो को देख के आओ, उसके बाद आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का डेफिनेशन है अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces a less reactive element from its compound। ठीक है, मोर रिएक्टिव क्या होता है, लेस रिएक्टिव क्या होता है, उस वीडियो में मैंने बताया है। अब इसको अगर वो वीडियो ऑलरेडी आप देख चुके हो, समझ में आ गया है, तो यहां से आपके लिए सारी जो चीजें मैं बताऊंगा वो सेंस बनाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं। मान लो पहले समझते डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मैं दो एग्जाम्पल देता हूं आपको। डिस्प्लेसमेंट, पहला एग्जाम्पल है, आप अपने क्लास में आपके बेंचेस कैसे रहते हैं, दो दो लोग बैठते हैं एक बेंच में। मोस्ट प्रोबेबली शायद ज्यादातर स्कूल्स में ऐसे ही होता है कि एक बेंच है छोटा सा और उसमें दो लोग बैठे हैं, तो दोनों बेंचमेट्स होते हैं। ठीक है, तो मान लो ये आपका बेंच है एंड इस बेंच में दो लोग बैठे हो, ये आप और ये आपका बेंचमेट। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट बना दे रहा हूँ, ड्राइंग हेयर स्टाइल में अलग दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ। दिस इज यू, एकदम सोबर हेयर कट, एंड दिस इज योर पाइकी वाला बेंचमेट। ठीक है, अब हमेशा तो जरूरी नहीं है ना कि आपका जो बेंचमेट है वही आपका बेस्ट फ्रेंड है। हो सकता है आपका बेस्ट फ्रेंड कोई और हो, वो कहीं और किसी बेंच में बैठा है, हाइट में ज्यादा लंबा या ज्यादा छोटा है तो इधर उधर कहीं पे टीचर ने बैठाया है। ज्यादातर स्कूल्स में हाइट वाइज ही बैठाया जाता है। ठीक है, तो मान लो आपका दोस्त किसी और बेंच में, आपका बेस्ट फ्रेंड जो है वो किसी और बेंच में बैठा है। ठीक है, अब वो आता है, उसको आपके साथ बैठना है एंड टाइम पास करना है। क्लास में तो, स्कूल में तो आप लोग टाइम पास करने ही जाते हो ना, पढ़ाई करने कौन जाता है स्कूल में, है ना। ठीक है, चलो एनीवेज, तो आपका दोस्त आता है एंड बोलता है कि मेरे को तेरे साथ बैठना है, कुछ बात है, मुझे सीक्रेट बात वो करनी है, तो मेरे को तेरे साथ बैठना है। ठीक है, अच्छा, आपका बेंचमेट बोलता है नहीं मैं नहीं हट रहा इधर से, सॉरी तू खड़े खड़े बात कर और जा। अब आपका बेंच इतना छोटा है, यहाँ पे दो लोगों का ही बम आ सकता है, तीन लोगों का बम नहीं आ सकता। यू कैन नॉट एडजस्ट, ये कंडीशन मान के चल रहे। ठीक है, आप बोलोगे सर तीन लोग बैठ जाएंगे ना, उसमें क्या है, नहीं, यू कैन नॉट एडजस्ट, ये कंडीशन है। ठीक है, चलो, तो अब आपका बेंचमेट बोलता है नहीं मैं तो नहीं हटूंगा, तू खड़े खड़े बात कर और जा, क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड तो नहीं है, लेकिन ये आपका बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, तो आप सोच रहे हो कि यार अब कैसे करके बैठाए,
ये तो मेरा बेंचमेट तो हट ही नहीं रहा है, 5 मिनट की बात है यार, जाना तू। बेंचमेट बोला नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो आपके बेस्ट फ्रेंड को आया गुस्सा। उसने क्या किया, उसने जबरदस्ती यहां से आपको पुश किया और जबरदस्ती अपना बम टिका दिया बेंच में। जबरदस्ती धक्का दिया आपको और अपना बम टिका दिया। अब क्या होगा, अब जब उसने धक्का दिया तो क्या हुआ, वो इस तरफ से आके अपना बम तो टिका दिया। ठीक है, आप यहां पे थे, आप साइड हो गए इधर, अब ये आप हो गए। ठीक है, आपको साइड कर दिया, खुद आके बैठ गया और आपका जो बेंचमेट था, जो ओरिजिनल बेंचमेट था, वो क्या हुआ, वो यहां से गिर के नीचे फ्लोर पे गिर गया। तो गुस्सा आया, ओए तू जानता नहीं है मेरे को, ऐसे डायलॉग दिया। एंड आपके बेस्ट फ्रेंड ने क्या डायलॉग दिया, चल निकल पतली गली से, मेरे को इसके साथ बैठना है, कुछ सीक्रेट बात करना है, तू शराफत से समझा नहीं तो चल निकल। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपके बेस्ट फ्रेंड ने धक्का दे के बेंच से आपके बेंचमेट को डिस्प्लेस कर दिया। आ रहा है समझ में? आपके बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड जो था वो बेंच का पार्ट नहीं था, दो ही लोग थे बेंच में, आप और आपका बेंचमेट। आपका बेस्ट फ्रेंड बाहर से कहीं से आया, वो पहले रिक्वेस्ट किया आपके बेंचमेट को कि थोड़ा हटना, मेरे को 5 मिनट इससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है। आपका बेंचमेट अड़ियल था, ठीक है, तो वो हटा नहीं। तो आपके बेस्ट फ्रेंड ने क्या किया, जबरदस्ती धक्का दिया, आपको साइड में कर दिया उसके जगह में और खुद आपके जगह में बैठ गया। और आपका बेंचमेट क्या हुआ, गॉट डिस्प्लेस्ड, वो नीचे गिर गया। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, किसी को उसके जगह से हटा देना और खुद वो जगह ऑक्यूपाई करना। आ रहा है समझ में? अब इस कहानी का सेकंड पहलू को समझो। ये तो डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आ गया। मान लो अगर आपका बेंचमेट डोले शोले वाला होता, खतरनाक बाइसेप्स ट्राइसेप्स बना हुआ, 6.5 फीट हाइट है, हाथ के पंजे इतने बड़े बड़े, पूरा फेस कवर हो जाए, इतने बड़े हाथ के पंजे। ठीक है, और आपका बेस्ट फ्रेंड जो है वो दुबला पतला छोटा सा साइड में खड़ा रहता है, वैसे टाइप का। मान लो ये सीन इमेजिन करो, आपका बेंचमेट जो है डोले शोले वाला, बहुत बड़ा, 6.5 फीट हाइट, इतना बड़ा हाथ का पंजा, और आपका बेस्ट फ्रेंड जो है वो दुबला पतला सा साइड में ऐसे ही बैग लेके खड़ा है। ठीक है, अगर मान लो तब आके आपका बेस्ट फ्रेंड आपके बेंचमेट को थ्रेटन करता, यो चल हट नहीं तो धक्का दे दूंगा, क्या होता? आपका बेंचमेट हटता, वो थप्पड़ मारता आपके बेस्ट फ्रेंड को और बेस्ट फ्रेंड का गाल एक तरफ पूरा लाल हो जाता और आपका बेस्ट फ्रेंड क्या करता, रोते रोते चला जाता। क्यों? क्योंकि आपका बेंचमेट इज ह्यूज, ही इज वेरी मस्क्यूलस, ही इज वेरी स्ट्रांग। आ रहा है समझ में? उसका एक थप्पड़ से आपके बेस्ट फ्रेंड का पूरा गाल लाल हो गया और वो रोते रोते चला गया। ठीक है, तो ये सीन हो पाता क्या, डिस्प्लेसमेंट हो पाता क्या? नहीं हो पाता है ना। तो फिर यही सीन होता, आपका बेस्ट फ्रेंड आके थप्पड़ खाया, इसने मारा थप्पड़, ये रोते रोते वापस चला गया। ठीक है, अच्छा, लेकिन मान लो इसका ऑपोजिट सीन होता। ऑपोजिट सीन मतलब अब आपका जो बेंचमेट है वो दुबला पतला है, एकदम हड्डी राजा, दुबला पतला। आपका बेंचमेट वो दुबला पतला है और आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो डोले शोले वाला, 6.5 फीट हाइट, इतने बड़े हाथ के पंजे। ठीक है, अब अगर आपका बेस्ट फ्रेंड आके इसको रिक्वेस्ट कर रहा है और ये अकड़ में है कि नहीं मैं तो नहीं हटूंगा, तू खड़े खड़े बात कर, और मान लो आपके बेस्ट फ्रेंड को गुस्सा आ गया, उसका हाइट है 6.5 फीट, उसका हाथ है जितना बड़ा आपके बेंचमेट का फेस नहीं है उससे बड़ा उसका हाथ है, तो ये क्या करेगा, अब इसको थप्पड़ मारेगा इतने बड़े हाथ से। ठीक है, और क्या होगा, आपका जो बेंचमेट है, क्योंकि वो एकदम दुबला पतला हड्डी राजा है, वो गिर जाएगा और आपका बेंचमेट नीचे होगा
आपका बेस्ट फ्रेंड जो है वो बाजू में आके बैठ जाएगा। होगा कि नहीं? मतलब जो स्ट्रांग है वो वीक को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन जो वीक है, जो पहले वाला केस डिस्कस किया, अगर आपका बेस्ट फ्रेंड वीक होता और आपका बेंचमेट स्ट्रांग होता तो क्या वीक स्ट्रांग को डिस्प्लेस कर सकेगा? नहीं, नहीं कर सकता ना। वीक आके स्ट्रांग बंदे को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, लेकिन स्ट्रांग बंदा आके वीक को डिस्प्लेस कर सकता है। अच्छा, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, इस वीडियो से आप लोग बुलिंग को प्रोत्साहित मत करना। बुलिंग इज अ वेरी बैड थिंग। बुलिंग में यही चीज होता है कि एक स्ट्रांग बंदा जाके एक वीक बंदे को बुली करता है, दादागिरी करता है। स्कूल्स में होता है बहुत, आपके साथ भी शायद हुआ होगा, या आप शायद करते हो किसी के साथ। इट्स अ रॉन्ग थिंग, ठीक है? इस वीडियो को डोंट टेक इट एज एन एक्सक्यूज, बट मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं कि नो बुलिंग, ठीक है? एक स्ट्रांग बंदा एक वीक बंदे को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन एक वीक बंदा एक स्ट्रांग बंदे को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? अब ये अगर समझ में आ गया है, अब हम लोग समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। अच्छा, इसके साथ वो टेबल भी याद होना चाहिए आपको, ठीक है? टेबल वाला वीडियो होपफुली आपने देख लिया, कैसे रट्टा मारना है वो टेबल और क्या होता है वो टेबल, ठीक है? अब देखो, टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जाते हैं। अब स्ट्रांग को हम मोर रिएक्टिव बोलेंगे, एंड जो वीक है उसको हम लेस रिएक्टिव बोलेंगे, ठीक है? स्ट्रांग आपका मोर रिएक्टिव, लेस आपका लेस रिएक्टिव वीक, ठीक है? चलो अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन में जाके समझते हैं। तो ये सारे के सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं। पहला है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल है, अ रिएक्शन वेयर अ मोर रिएक्टिव मेटल रिएक्ट्स विद द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अनदर लेस रिएक्टिव मेटल एंड टेक्स द प्लेस ऑफ दैट मेटल। सिंपल। जिंक आया, कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट होता है। अच्छा, सॉल्ट में हमेशा कुछ मेटल्स, ज्यादातर एक मेटल, कभी कभी दो मेटल भी होते हैं, और कुछ नॉन मेटल्स होते हैं। सॉल्ट हमेशा मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बनता है। चैप्टर 2 के वीडियोस में हम समझेंगे, ठीक है? तो CuSO4 एक सॉल्ट हो गया, कॉपर सल्फेट Cu कॉपर एंड SO4 सल्फेट। अच्छा, फॉर्मूला कैसे आया? आयंस वाला टेबल याद कराया था मैंने एक वीडियो में, इसी प्लेलिस्ट के एकदम स्टार्टिंग में, हाउ टू आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। वो वीडियो अच्छे से देख लो, तो उससे पता चल जाएगा आपको कहाँ पे क्या फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है? SO4 वो आप, ये है आपका बेंचमेट, बेंचमेट, और ये हो आप, क्यू, ठीक? वही कहानी दोहरा रहा हूं। जिंक है बेस्ट फ्रेंड, आप और आपका बेंचमेट एक साथ बैठे थे सॉल्ट सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर का होता है, ये लिख लो, CuSO4 ब्लू कलर का होता है, ब्लू सॉल्यूशन होता है, ठीक है? अच्छा, CuSO4 आप लोग बैठे थे बेंच में, आया आपका बेस्ट फ्रेंड जिंक, आके कॉपर को बोला, कॉपर आपका बेंचमेट था, है ना? तो कॉपर को बोला, भाई थोड़ा हटेगा, मेरे को बात करना है। कॉपर दिखाया अकड़, नहीं भाई मैं तो नहीं हटूंगा, तू खड़े खड़े बात कर। आप ये सल्फेट हो SO4, ठीक है? अब क्या होगा? जिंक को अच्छी नहीं लगी ये बात, कॉपर अकड़ दिखा दिया। अब दोनों में स्ट्रांग कौन है? जो ज्यादा रिएक्टिव है। और वीक कौन है? जो कम रिएक्टिव है। चलो तो फिर टेबल देखते हैं। अब ये टेबल रहा आपके सामने, अब आप बताओ इसमें ज्यादा रिएक्टिव और कम रिएक्टिव कौन है? ये रहा जिंक और ये रहा कॉपर। जो ऊपर होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव मतलब स्ट्रॉन्गर, और जो नीचे होता है वो लेस रिएक्टिव होता है,
लेस रिएक्टिव मतलब वीक। ठीक है, तो कॉपर आपका बेंचमेट था, आपका बेंचमेट वीक निकला। जिंक आपका बेस्ट फ्रेंड था, आपका बेस्ट फ्रेंड स्ट्रॉन्ग निकला। मैंने कहा था ना, ये चीज समझ में आ रहा है ना। अब देखो अब क्या होगा। अब स्ट्रॉन्ग वीक को डिस्प्लेस कर सकता है क्या? अब सोच के बताओ, स्ट्रॉन्ग वीक को हटा सकता है अपने जगह से? हाँ बिल्कुल हटा सकता है। स्ट्रॉन्ग इतना लंबा चौड़ा बंदा, वो थप्पड़ मारेगा, वीक कहां जाके फेंका जाएगा। ठीक है, तो आपका बेस्ट फ्रेंड क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है और आपका बेंचमेट क्योंकि वो वीक है, ये हमने टेबल से देखा, तो ये क्या रिएक्शन हो जाएगा? आपका बेस्ट फ्रेंड जिंक आके आपके साथ बैठ जाएगा, तो ये हो गया ZnSO4। देखो आपका बेस्ट फ्रेंड आके आपके साथ बैठ गया और कॉपर साइड में गिर गया बेंच से। आया समझ में? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक ही डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, इसमें दो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इसमें एक ही डिस्प्लेसमेंट हुआ। आपका बस जो बेंचमेट था वो डिस्प्लेस हो गया। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, reaction where a more reactive metal reacts with the salt solution of another less reactive metal and takes the place of that metal. कॉपर के जगह जिंक आ गया, टेक्स द प्लेस ऑफ दैट मेटल, और कॉपर साइड में बैठा बैठा रोता रह गया क्योंकि कॉपर वीक था। अब मैं अगर इसी का ऑपोजिट कर दूं रिएक्शन, ये आया ना समझ में? ठीक है, अब मान लो मैं इसी का ऑपोजिट कर देता हूं रिएक्शन, Cu प्लस ZnSO4। अब क्या होगा? कॉपर मैं बाहर से ला रहा हूं, कॉपर मेटल को, और जिंक सल्फेट जो सॉल्ट है उसका सॉल्यूशन बना हुआ है। तो ये तो आप हो गए सल्फेट, जिंक आपका बेंचमेट, कॉपर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, कॉपर आके बोला जिंक को, भाई थोड़ा हटेगा, थोड़ा बात करना है। कॉपर है दुबला पतला, कॉपर है वीक, हमने देखा अभी टेबल में। जिंक है हट्टा कट्टा, जिंक है मोर रिएक्टिव स्ट्रॉन्ग। अब कॉपर जिंक को हटा पाएगा क्या? जिंक बोलेगा नहीं भाई मेरे को तो नहीं हटना, जो करना कर ले, देखता हूं क्या करता है। कॉपर कुछ कर पाएगा? हटा पाएगा क्या? नहीं हटा पाएगा। वो बोलेगा अरे यार छोड़ यार, मैं तेरे से रिसेस में ही बात कर लेता हूँ, तो ये वापस ही चला जाएगा। जिंक अपनी जगह में बैठा रहा, आप अपने जगह में बैठा रहा है, कॉपर आया आपके पास, रिक्वेस्ट किया, जिंक ने ना बोल दिया, कॉपर चला गया, क्योंकि वीक स्ट्रॉन्ग को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। आ रहा है समझ में? तो इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा? नो रिएक्शन। ठीक है, आई होप सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थोड़ा क्लियर हुआ होगा। कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के। आपको बेसिकली ये रिएक्टिविटी सीरीज में देख के बताना है कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, चलो पहला रिएक्शन देता हूं मैं। कैल्शियम प्लस लेड नाइट्रेट, Pb is lead and NO3 minus is nitrate। फॉर्मूला कैसे आया? सर्च फॉर द वीडियो हाउ टू फाइंड द करेक्ट फॉर्मूला। करेक्ट फॉर्मूला तो चाहिए आपको बैलेंसिंग। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा दो मेटल्स कौन से। एक है आपका कैल्शियम और एक है आपका लेड। अब रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होना पड़ेगा। कैल्शियम हो गया इधर और लेड हो गया आपका इधर। तो मोर रिएक्टिव कौन है? कैल्शियम। एंड लेस रिएक्टिव कौन है? लेड। मोर रिएक्टिव मतलब स्ट्रॉन्गर, कैल्शियम स्ट्रॉन्ग है, एंड लेस रिएक्टिव मतलब वीकर, तो लेड वीक है। तो स्ट्रॉन्ग आया, ये आपका बेस्ट फ्रेंड है, याद करो। स्ट्रॉन्ग आया और वीक को डिस्प्लेस कर पाएगा क्या? ये हो गया आपका वीक, ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग वीक को डिस्प्लेस कर पाएगा क्या? बिल्कुल कर पाएगा, आसानी से कर पाएगा। तो क्या होगा? यहाँ पे कैल्शियम आके आपके साथ बैठ जाएगा, यहाँ पे नाइट्रेट, ये जो नॉन मेटल है ये आप हो, है ना? तो कैल्शियम आके आपके साथ बैठ जाएगा और लेड रोता हुआ कहीं चला जाएगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा, वो फ्लोर पे गिर जाएगा। ये आपका बेंचमेट हो गया। आ रहा है ना? स्टोरी के साथ रिलेट करके चलो। तो ये क्या हो जाएगा? कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम आके नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर गया
प्लस लेड आपका अलग डिस्प्लेस हो गया। आ रहा है समझ में? स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेस कर सकता है वीक को, ठीक है। अब मैं अगर इसी का उल्टा कर दूं, लेड आया कैल्शियम नाइट्रेट में, कैल्शियम नाइट्रेट सॉल्ट है, लेड नाइट्रेट भी सॉल्ट है, जहां पे भी मेटल और नॉन मेटल का ग्रुप एक साथ देख रहे हो वो सॉल्ट है। तो इसके सॉल्ट सॉल्यूशन में, कैल्शियम नाइट्रेट के सॉल्ट सॉल्यूशन में लेड मेटल लेके आए, तो क्या होगा? ये है वीक, कैल्शियम है स्ट्रॉन्ग, तो वीक स्ट्रॉन्ग को डिस्प्लेस कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, है ना। वीक स्ट्रॉन्ग को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, तो ये रिएक्शन होगा क्या? कुछ नहीं होगा इधर, ठीक है। तो यहां पे नो रिएक्शन। कुछ और एग्जांपल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसके कलर चेंजेस भी लिख लो, क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आयरन को आपने डाला कॉपर सल्फेट में। इनफैक्ट इसका एक लाइव एक्सपेरिमेंट वीडियो करके भी मैं चैनल में डाल दूंगा, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो आयरन नेल को, नेल आयरन का बना कुछ भी, आयरन नेल, आयरन कुछ भी, आयरन को आपने डाला कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, रिएक्शन होगा या नहीं होगा? पहले तो आप खुद सोच के बताओ, वीडियो पॉज करो, रिएक्टिविटी सीरीज देखो और सोच के बताओ कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, और डिस्प्लेसमेंट होगा तो किसका होगा और कौन डिस्प्लेस करेगा, सोच के बताओ वीडियो पॉज कर। तो देखो इसमें क्या होगा, आयरन आपका किधर है रिएक्टिविटी सीरीज में, खोजो पहले, ये रहा आयरन। कॉपर किधर है? बस दो मेटल्स, कोई बाकी तो नॉन मेटल है, ये तो आप हो, नॉन मेटल आप हो, ठीक है। तो कॉपर, कॉपर किधर है? कॉपर, कॉपर, कॉपर ये हो गया, तो स्ट्रॉन्ग क्या हुआ? मोर रिएक्टिव क्या हुआ? आयरन हुआ, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग या मोर रिएक्टिव, कॉपर हो गया वीक या लेस रिएक्टिव। तो अब कौन किसको डिस्प्लेस करेगा? क्या आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा? डिस्प्लेस आप किसको करोगे? अच्छा, कुछ बच्चों का इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है, किसको डिस्प्लेस करना है सर, किसको करना है? जो बेंच में दो लोग बैठे हैं उसी में से कोई डिस्प्लेस होगा ना, जो अकेला है उसको क्या डिस्प्लेस कर लोगे आप? आ रहा है समझ में? तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे जो दो लोग बैठे उसी में से कोई डिस्प्लेस होगा, और मेटल ही डिस्प्लेस होगा। ये पूरा वॉर ऑफ मेटल्स है, ये पूरा का पूरा मेटल का ही तो है खेल, नॉन मेटल का तो है ही नहीं। तो जो दो सॉल्ट जो है, मेटल एंड नॉन मेटल, दो चीजों से बना हुआ, उसी में से जो मेटल वाला पार्ट है वही डिस्प्लेस हो सकता है। अकेले आयरन को डिस्प्लेस करके कहीं मत ले जाना, बहुत बच्चे कर देते ही ये, आयरन तो वैसे ही अकेला है, कहां डिस्प्लेस करोगे आयरन? आ रहा है समझ में? चलो, तो वापस कमिंग बैक टू द टॉपिक, आयरन स्ट्रॉन्ग है, कॉपर वीक है, तो स्ट्रॉन्ग वीक को डिस्प्लेस कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। तो आयरन आके कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, बेंच से गिरा देगा और खुद बैठ जाएगा, तो क्या कंपाउंड हो जाएगा? FeSO4 प्लस कॉपर जो है वो नीचे गिर गया और अलग बैठा रहा रोता हुआ। आया समझ में? इसमें कलर चेंजेस लिख लो ध्यान से। आयरन तो आपको पता है, कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब ब्लू कलर के सॉल्यूशन में आयरन नेल डालते हो, आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो कुछ देर में, इमीडिएटली तो नहीं बट कुछ देर में कलर चेंज होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, कलर चेंज इज एन इंडिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या कलर चेंज होता है? ये जो ब्लू सॉल्यूशन रहता है ये ग्रीन हो जाता है। क्यों? क्योंकि आयरन सल्फेट FeSO4 जो होता है ये ग्रीन कलर का होता है। तो आप ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लो, उसमें आप आयरन नेल डाल दो, कुछ देर रख दो, कुछ देर बाद आपका जो सॉल्यूशन का कलर है वो ग्रीन हो जाएगा, और जो आयरन नेल है उसके ऊपर आपको कॉपर डिपॉजिट होता हुआ दिखाई देगा। कॉपर होता है रेडिश ब्राउन कलर का, तो कॉपर डिपॉजिट होता हुआ दिखाई देगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। मैं आपको इसका फोटो दिखा देता हूं ताकि और अच्छे से याद रहे आपको, ठीक है। ये देखो, तो
ये है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का, उसमें आपने आयरन का नेल डाल दिया। कुछ देर बाद ये सॉल्यूशन का कलर ऐसे ग्रीन हो जाएगा क्योंकि दिस इज FeSO4, दिस इज CuSO4, दिस इज FeSO4 एंड आयरन नेल के ऊपर ध्यान से आप देखोगे तो देखो ब्राउन ब्राउन कलर का कुछ डिपॉजिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिख रहा है क्या इधर? ठीक है, तो ये क्या है? कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu। FeSO4 का कलर होता है ग्रीन एंड CuSO4 का कलर होता है ब्लू। और ये जो ब्राउन ब्राउन कलर का डिपॉजिट देख रहा है, देखो आयरन का तो ग्रे कलर का होता है, बट जितना हिस्सा उसमें डूबा हुआ है उसमें कॉपर आके डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये जो ये ब्राउन कलर का जो हिस्सा दिख रहा है, दिस इज योर कॉपर डिपॉजिट, प्योर कॉपर मिल रहा है। ठीक है, अच्छा इसका उल्टा भी देख लेते हैं। क्या होगा अगर आप मान लो जो आयरन सल्फेट बना, आयरन सल्फेट में अगर आप एक कॉपर का कोई भी सामान अंदर डाल दिए, कॉपर का कोई भी सामान आपने आयरन सल्फेट में डाल दिया, तो क्या होगा? देखो वापस से, कॉपर नीचे आयरन ऊपर, कॉपर है वीक या लेस रिएक्टिव, वीक या स्ट्रॉन्ग मत बोलो, लेस रिएक्टिव है मोर रिएक्टिव बोलो। ठीक है, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए वीक और स्ट्रॉन्ग बोल रहा हूं, बट एक्चुअली इट इज लेस रिएक्टिव एंड मोर रिएक्टिव। तो कॉपर है लेस रिएक्टिव, आयरन है मोर रिएक्टिव। क्या एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है? क्या एक वीक मेटल एक स्ट्रॉन्ग मेटल को, वीक और स्ट्रॉन्ग मत बोला करो, ठीक है, ऐसे नहीं आदत डाल लिया इसका, बोर्ड में लिखोगे तो गलत हो भी सकता है। ठीक है, तो क्या एक लेस रिएक्टिव मेटल एक मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है? नहीं कर सकता। एक वीक एक स्ट्रॉन्ग को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा फिर? ये हो जाएगा Cu plus FeSO4 इज नो रिएक्शन। आया समझ में? अब नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें दो डिस्प्लेसमेंट होते हैं। अब देखो इसकी कभी कहानी थोड़ी सी अलग है, इसका सा अलग है, ध्यान से सुनो। अब एक और कैरेक्टर को ले आए कहानी में। दो बेंचेस हैं, ये हो गए आप यू द गाय विद द सोबर हेयर कट, ये हो गया आपका स्पाइकी बेंचमेट, ये हो गया आपका बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, टकला। और ये हो गई बेस्ट फ्रेंड की बेंचमेट। बेस्ट फ्रेंड की बेंचमेट का नाम हम कुछ रख देते हैं, सूजी, मान लो इसका नाम सूजी। ठीक है, अब आपका बेंचमेट यहां से उठा और आया इधर, आके बोला, आपके बेंचमेट से बोला, भाई सूजी बहुत बोर कर रही है मेरे को इसके साथ बैठने देना, मतलब आपके साथ बैठने देना, तू सूजी के साथ बैठ जा। आपके बेंचमेट को बोला। आपके बेंचमेट को है सूजी पे क्रश, तो आपका बेंचमेट क्या बोला? एक ही बार में वो रेडी हो गया, अरे सूजी के साथ बैठने का मौका कौन छोड़ सकता है। तो आपके बेंचमेट ने क्या किया? बेसिकली इमीडिएटली जैसे ही आपके बेस्ट फ्रेंड ने उसको ऑफर दिया, भाई सूजी बोर कर रही है मेरे को इसके साथ बैठने दे, तू सूजी के साथ बैठ जा, बेंचमेट के दिल में फूटे लड्डू, और बेंचमेट बोला हाँ ठीक है भाई, ओके, नो इश्यूज। तो इमीडिएटली बेंचमेट अपने जगह से उठ के जाके सूजी के बाजू में बैठ गया, क्योंकि सूजी तो क्रश है बेंचमेट की। ठीक है, और आपका दोस्त जो है वो बेस्ट फ्रेंड आके आपके बाजू में बैठ गया, टकला आपके बाजू में बैठ गया। अब आप और टकला मिलके बहुत बातें कर रहे हो, और वहां पे बेंचमेट सूजी को पटाने के पूरे ट्राई में लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? आपका पार्टनर उठ के दूसरे बेंच में चला गया और वहां का बंदा आके यहाँ पे बैठ गया, तो एक्सचेंज हो गया एक तरह से। देखो बेंचमेट इधर से इधर गया
और आपका बेस्ट फ्रेंड इधर से इधर आया, तो एक्सचेंज हो गया। तो ऐसे जब एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो लोग डिस्प्लेस हुए, इसमें देखो बेंचमेट भी डिस्प्लेस हुआ और आपका बेस्ट फ्रेंड भी डिस्प्लेस हुआ। आया समझ में? तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बार पढ़ लेते क्या होता है। रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस्ड बाय ईच अदर, एक्सचेंज हो जाते हैं। These are also known as precipitation reaction। नोट्स बनाते रहो यार, ऐसे ही बस वीडियो मत देखते रहो, नोट्स बनाते रहो, लिखते रहो। आप कोई चीज इंफॉर्मेशन सिर्फ लेते हो ना, वो इंफॉर्मेशन का हार्डली 0.5% आपके ब्रेन में स्टे करता है, बाकी 99.5% ना आउट हो जाता है आपके ब्रेन से उसी वक्त, उसके 5 मिनट के अंदर। बट आप अगर कोई इंफॉर्मेशन ले रहे हो, वीडियो देख रहे हो जैसे ये, और आप साथ ही साथ कॉपी में नोट्स बनाते रहोगे, तो क्या हो रहा है, आपकी आंखें तो इंफॉर्मेशन ले ही रही है, लेकिन आपका ब्रेन आपके हाथ को भी सिग्नल भेज रहा है कि अच्छा इंफॉर्मेशन ये है, लिखता जा लिखता जा लिखता जा लिखता जा। आप नोट्स बना रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपके ब्रेन को 2 बार इंफॉर्मेशन पास कराना पड़ रहा है, एक बार तो आंख से ब्रेन और एक बार ब्रेन से आपके फिंगर्स तक। अरे समझ में? तो वो इंफॉर्मेशन ज्यादा अच्छे से बैठता है। आया समझ में? चलो, तो डबल डिस्प्लेसमेंट की कहानी आ गई समझ में। अब यहाँ पे देखते, देखो एग्जांपल में क्या हो रहा है, MgCl2। अच्छा, फॉर्मूला कैसे बना, फॉर्मूला वाला वीडियो। MgCl2, Mg इज मेटल, Cl2 इज नॉन मेटल, ठीक है, तो ये भी एक सॉल्ट है। एंड KOH, तो ये एक बेस है। बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, एसिड क्या होता है, हम लोग सब चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, बट इसमें भी एक मेटल है और कुछ नॉन मेटल्स है, ठीक है। KOH, पोटेशियम इज मेटल एंड OH इज नॉन मेटल, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब देखो क्या हुआ, Mg के साथ था Cl2, ठीक है, 2 क्लोरीन के एटम थे, और पोटेशियम के साथ हाइड्रोक्साइड, ठीक है, OH। OH उठ के यहां पे आ गया और क्लोरीन उठ के यहां पे चला गया, ठीक है। तो क्या हो गया, आयंस एक्सचेंज हो गए और ये बन गया आपका Mg के पास आ गया OH और K के पास आ गया Cl, ठीक है। लेकिन अब देखो, आप सीधा ऐसे मत कर देना, KOH उठा के ऐसे OH लगा दिया और Cl2 यहाँ पे, ये मत करना, गलत है ये। क्यों? क्योंकि क्या कंपाउंड बनेगा, इसका फॉर्मूला वाला वीडियो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू आइडेंटिफाई, छोटा लेक्चर सीरीज में ही, इसी प्लेलिस्ट में आगे काफी पीछे है ये वीडियो, आप जाके देखो, एकदम स्टार्टिंग में ही है। Mg और OH का क्या आयन बनेगा, Mg का होता है 2+, OH का होता है 1-, प्लस माइनस इग्नोर, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 नीचे 1 इधर, तो MgOH ट्वाइस बनता है। आ रहा है समझ में? ये फॉर्मूला कैसे बने वो वाले वीडियो देख के आओ। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया मैंने अभी क्या बोला, तो वो वाला वीडियो देखो, उसमें मैंने डिटेल्स में बताया है कि कौन सा फॉर्मूला कैसे बनेगा, किसका वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी कैसे आता है, पूरा क्लास 9 में आप पढ़ चुके हो, बट मे बी यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट दैट इंफॉर्मेशन, तो गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, ठीक है। MgOH ट्वाइस और K का वैलेंसी +1 होता है, तो यहाँ पे KCl2 मत लिख देना, यहाँ पे सिर्फ KCl, ठीक है, +1 होता है, इसका -1 होता है, 1-1 क्रॉस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस इग्नोर, तो KCl होता है इसका जो फॉर्मूला होता है। अब आपको बैलेंस करना पड़ेगा, आपका क्या आ गया, MgCl2। अब देखो, तो आपको अगर फॉर्मूला बनाना आ गया है तो आपको ये मिल जाएगा, MgCl2 प्लस KOH गिव्स MgOH ट्वाइस प्लस KCl। इसके लिए आपको करेक्ट फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, वीडियो देख लेना। अब बैलेंस कर दो, बैलेंसिंग भी मैंने सिखाया है उसी वीडियो में। यहाँ पे क्लोरीन 2 है और पोटेशियम 1 यहाँ पे है ना, तो क्लोरीन 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो सबसे पहले ये 2K हो जाएगा क्योंकि क्लोरीन 2 को बैलेंस करना है, ठीक है। और इसका मतलब पोटेशियम भी 2 चाहिए मेरे को, तो ये भी 2 हो जाएगा। अब देखो ढंग से मिला के, Mg रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी 1 है, ठीक है। क्लोरीन 2 है रिएक्टेंट साइड में, क्लोरीन प्रोडक्ट साइड में भी 2 है, पोटेशियम 2 है, पोटेशियम 2 है, OH भी 2 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन 2।
तो अब ये आपका रिएक्शन बैलेंस भी हो गया, ठीक है। तो फाइनली बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखना इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपका पहला रिएक्शन। दूसरे में भी देखो, H के साथ Cl था और Na के साथ OH था। OH उठ के आ गया इधर और Cl आ गया इधर, तो क्या बन गया ये HOH मतलब H2O बन गया पानी, और Na के साथ चला गया Cl मतलब NaCl बन गया। आया क्या समझ में? डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों आयंस एक्सचेंज हो गए। देखो देखो, इसका यहां चला गया, इसका यहां चला गया, एक्सचेंज हो गए। कहानी के साथ रिलेट कर पा रहे हो होपफुली, ठीक है। इधर भी देखो, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, एक्सचेंज हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है मैंने पहले भी समझाया है, एक बार फिर से बता देता हूँ। Insoluble substances which get deposited at the bottom of a fluid is called precipitate, formed as a result of chemical reaction, ठीक है। तो बेसिकली प्रेसिपिटेट जो होता है, दो लिक्विड्स को जब आप रिएक्ट कराते हो, दो केमिकल्स को, मान लो उसमें से कुछ बना जो सॉलिड फॉर्म में है, जो वो लिक्विड से हैवी है, तो क्या होगा? किसी भी लिक्विड में अगर कोई चीज हैवी है तो वो धीरे धीरे डूबने लगता है नीचे। मान लो जो पार्टिकल्स बने वो धीरे धीरे नीचे डूबने लगे, और डूब के वो कहाँ जाएंगे? नीचे जमा हो जाएंगे, तो उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। ये देखो, इस बीकर में आपको दिख रहा है लिक्विड है, लिक्विड में कुछ पार्टिकल्स जैसे बने हैं और वो धीरे धीरे नीचे डिपॉजिट हो रहे हैं। तो ये देखो, ये जो है नीचे डिपॉजिट हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? येलो प्रेसिपिटेट। आ रहा है समझ में? चलो नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन इन विच एसिड और एसिडिक ऑक्साइड, क्या होता है मैं बता रहा हूं अभी, रिएक्ट विद बेस और बेसिक ऑक्साइड। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन कर लो। हमेशा कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना रहा है तो वो बेसिक ऑक्साइड होता है, बेसिक इन नेचर होता है बेसिक ऑक्साइड। क्यों क्यों बोलते हैं बेसिक ऑक्साइड? क्योंकि इस ऑक्साइड में अगर हम ऐड करेंगे वाटर, मान लो मेटल ने ऑक्साइड बनाया, जैसे सोडियम ऑक्साइड, सोडियम मेटल है, सोडियम ऑक्साइड बना, सोडियम ऑक्साइड में अगर मैं पानी मिलाऊंगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेस। बेसिस में हमेशा हाइड्रोक्साइड होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिस ऑलवेज, लिख लो इसको अच्छे से बड़े बड़े अक्षरों में, दिमाग में लिख लो, ऑलवेज एंड विथ एच। ऑलवेज चाहे तो मत लिखो, बट मैं जस्ट एंड विथ ओ एच। कभी भी किसी भी केमिकल में अगर आपको लास्ट में ओ एच दिख रहा है, अच्छा इसमें ना मैं पहले एक्सेप्शन बता दूं, क्योंकि अभी आप लोग सब कुछ पढ़ चुके होंगे, COOH नहीं, तो छोड़ देना, को हटाओ दूर। सिर्फ OH दिख रहा है अगर आपको किसी भी केमिकल के, किसी भी मेटल के पीछे, तो दैट इज अ बेस। बेसिस एंड विथ OH, इस चीज को लिख लो। मेटल हमेशा ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड बनाता है, एंड मेटल ऑक्साइड में आप अगर पानी मिलाओगे तो वो बेस बन जाता है, हाइड्रोक्साइड, एंड विथ OH। बेस को कैसे पता लगाते हैं हम लोग? इसमें अगर लिटमस पेपर डालेंगे हम लोग, लिटमस पेपर एक स्पेशल पेपर आता है, हम लोग एसिड बेसिस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लिटमस पेपर रेड से ब्लू हो जाता है, बेस में रेड कलर से ब्लू कलर हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को पूरा लिख लो। इसके बाद मैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के बारे में बताऊंगा, एसिडिक ऑक्साइड के बारे में बताऊंगा, लिख लिए, ठीक है। अब मैं दूसरा चीज बता रहा हूं। तो दूसरा पॉइंट ये है कि नॉन मेटल्स जो भी होता है, अब मैं किसी और कलर से बताता हूं, ब्लू कलर से लिख देता हूं। नॉन मेटल जो भी होता है वो जब भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन, कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना,
सल्फर, सल्फर नॉन मेटल है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो सल्फर डाइऑक्साइड बना। तो नॉन मेटल ऑक्साइड जो बनता है वो हमेशा एसिडिक ऑक्साइड होता है। क्यों? क्योंकि उसमें अगर आप वाटर ऐड करोगे तो वो एसिड बन जाता है। मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, वो एसिड बन जाता है। एसिड स्टार्ट्स विथ H, एसिड हमेशा, एसिड स्टार्ट्स विथ H, हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। आ रहा समझ में? ये सारे एसिड्स है, H से स्टार्ट होते हैं एसिड्स। और एसिड्स कैसे बनते हैं? जब नॉन मेटल ऑक्साइड को पानी से आप रिएक्ट कराते हो तो नॉन मेटल ऑक्साइड क्या हो गए? एसिडिक ऑक्साइड हो गए। और मेटल्स के साथ जब हाइड्रोक्साइड आयन लगते हैं, जैसे NaOH, CaOH ट्वाइस, KOH, ये क्या हो गए? ये सारे के सारे बेसेस हो गए। आया समझ में? तो फिर जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तब फॉर्म होता है सॉल्ट एंड में वाटर। इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। आ रहा है समझ में? तो ये कुछ एग्जांपल्स है। 2KOH, देखो ये एक बेस हो गया, H2SO4 एक एसिड हो गया, दोनों ने रिएक्ट किया तो K2SO4 बन गया। देखो यहां से मेटल आया और यहां से नॉन मेटल आया, दोनों मिलके K2SO4 बन गए और बच गया H2O, HOH। ये बैलेंसिंग तो आप कर ही लोगे, शायद अभी तक आ गया होगा आपको। रिएक्शंस लिखते जाओ, ठीक है। और क्या हो गया? NaOH, अगेन अ बेस, रिएक्ट्स विद एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, क्या बना? NaCl, ये सॉल्ट बन गया। NaCl तो कॉमन सॉल्ट है, हमारे घरों में भी यूज होता है, ठीक है। एंड उसके साथ आपका वाटर बन गया। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या हो गया? एसिड प्लस बेस gives salt plus water. This is the general reaction for neutralization reaction. हम और डिटेल्स में चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये टेबल याद रखना बहुत जरूरी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में से पक्का क्वेश्चन आता है। एंड पढ़ाई करते रहो। सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।